ये सब ब्लैक मनी का जनरेशन कहीं न कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन से होता है। आप कोई ब्लैक मनी विदाउट पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं देख सकते। तो ईमानदार पॉलिटिक्स चाहिए ना, ईमानदार पॉलिटिशियन चाहिए ना, तब नीति भी सही बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा। ये पहला काम कर। दूसरा काम जो आप और हम कर सकते हैं, हम छोटा मोटा काम करवाने के लिए काम में देरी हो जाएगी, इसलिए न रिश्वत का पैसा दे न रिश्वत का ले। ये तो आपके और हमारा तय करने का काम है ना। एक बार मैंने ये बोला, उनका साहब पहला काम ही रहने दो, ये दूसरा ज़्यादा कठिन है हमारे लिए। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के सिरे पर ट्रांसफर करते हैं। उसके कारण से गड़बड़ हो रहा है, वो जिम्मेवार है, अमुक जिम्मेवार है, ये बेईमान है, ये काला धन वाला है, और हम क्या। तो देश में एक फिजा बननी चाहिए, नौजवानों में खास तौर से बननी चाहिए। हम संकल्प लेते हैं जो कुछ हो गया होगा हो गया, हमारे माध्यम से, हमारी जानकारी में, हमारे द्वारा ऐसा कोई ब्लैक मनी से रिलेटेड काम नहीं होगा, ये तय कर सकते हैं ना। तो देश में एक संकल्प का निर्माण होना और जो पहला काम मैंने कहा, दोनों साथ साथ चलेंगे तब ये समस्या का समाधान। पहले सवाल का जवाब तो मिल गया है, दूसरा सवाल मैं डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ। इज देयर एनी वे टू इंस्पायर यूथ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग ए नेशन टू डेवलपमेंट? दो प्रकार से करना पड़ेगा। एक तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में किसी भी लेवल की हो, फ्रॉम नर्सरी टू यूनिवर्सिटी, हम अपनी पाठ्य पुस्तकें तो पढ़े ही पढ़े, जो सिलेबस में दे रहा होगा वो तो पढ़े ही पढ़े, पर उस सिलेबस में जो कुछ दिया हुआ उसके अलावा अपने जीवन को इंस्पायर करने वाले ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ें। मैं बहुत बार जाता हूँ, मैं भी पढ़ाता रहा बहुत वर्षों तक, तो पूछता था स्टूडेंट्स को कि आप पढ़ते हो क्या, अपने सिलेबस के अलावा कुछ पढ़ा है क्या, किसी महापुरुष को पढ़ा है क्या, अपने किसी ग्रंथ को पढ़ा है क्या। इंस्पायर कहाँ से होंगे? यूथ को इंस्पायर होने के लिए पाठ्यक्रम से बाहर जा कर के, जिसके कारण से वो इंस्पायर होता है, जिन्होंने जीवन में कुछ आदर्श स्थापित किया है, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए ना। पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने का आवश्यकता ही महसूस नहीं करते हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, एक बार हमारे यहाँ पर बड़ा डिबेट चला और उस समय पर प्रिपरेटरी हॉलीडे चल रहा था। तो प्रिपरेटरी हॉलीडे में टीचर्स खाली हो जाते हैं, हम पढ़ाने के लिए कोई रहता नहीं अवसर, तो टीचर खाली नहीं बैठा रह सकता, उसको बोलने का रोग रहता है, हम खाली कहते, तो स्टाफ रूम में गप्पे लगाते हैं। तो एक दिन हमारे बड़ी हीटेड एक्सचेंज हो रहा था हमारे स्टाफ रूम में। तो दो दल बन गए थे, एक दल कह रहा था ये वेद पुराण वराण उपनिषद सब बकवास है, कुछ नहीं रखा जाता। एक दल था नहीं नहीं ये तो बड़े जबरदस्त ग्रंथ ऐसा रख रहा। इतने में मैं पहुंच गया, तो पहुंचे, उन्होंने कहा ये आ गया ये आ गया। मैंने कहा पता नहीं आज क्या मामला है, मैं आ गया, क्या आ गया। तो उन्होंने कहा तुम बड़े बनते हो कि वेदों में ये है फलाना है ये है वो। तो हमारे एक लेफ्टिस्ट मित्र थे, वो कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं रखा है। तो मुझे उसकी असलियत पता था। मैंने उसको कहा कि तूने वेद पढ़ा है क्या? उन्होंने कहा व्हाट ए इररिलेवेंट क्वेश्चन यू आर आस्किंग फॉर। अरे तू वेदों की आलोचना कर रहा है और वेद पढ़े भी नहीं आलोचना कर रहा है, सुना लिया आलोचना कर। मुझे और भी पता था। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ तूने चारों वेद देखे भी हैं क्या? नहीं देखे थे, कहाँ से आएगा इंस्पिरेशन? आज हमारी स्थिति यही है। हमें को सिनेमा का एक्टर से कौन सी फिल्म में किस समय पर कौन सा गाना गाया ये सब याद है नौजवान को, पर किस मनीषी ने किस शास्त्र में कौन सा अपने राजनीतिक शास्त्र के बारे में, सभा शास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, विज्ञान के बारे में, बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं अपने यहाँ पर अपने देश में, उनका पढ़ा है क्या हमने? तो एक पहला काम करना पड़ेगा अपने तमाम तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एट ऑल लेवल। पाठ्यक्रम में जब बदल होगा वो छोड़ दीजिए, होगा कि नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, परंतु एक परंपरा चलानी चाहिए। इसका पठन पाठन, ऐसे विषयों पर सेमिनार गोष्ठियाँ, ऐसे राइटिंग की फिजा बदले। ये देश का नौजवान बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा ना, सारी चीज़ हो जाएगा ना।
ये काम अगर हम जितनी मात्रा में करेंगे उतनी मात्रा में बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। एक बार एक नौजवान ने एक साइंटिस्ट को पूछा कि साहब आप जिस स्लो ढंग से चल रहे हैं, ऐसे धरती से चांद तक पहुंचना हो और एक मछली के ऊपर दूसरी मछली लगा दे तो कितनी मछली चाहिए, ऐसा पूछा है ना। धरती से चांद तक पहुंचना है तो एक मछली के ऊपर दूसरी मछली ऐसी लंबाई कर दी, कितना? उसका जवाब बड़ा मज़ेदार था, 1 is sufficient if it is long enough। तो ये कैसे होगा? अगर आप नौजवान आज संकल्प कर लें तो संकल्प के साथ ही पूरा हो जाएगा, और क्या है। तो ठीक है, धन्यवाद। वो एक लास्ट में पूछो, लास्ट में पूछो। पूछने के लिए, लेकिन ये मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूछना चाहती हूँ। आज हम जो पढ़ते हैं, आज अगर आप देख लो ABCD, उसके बाद A+B वो सब पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकली एडवांस ये यूज़ नहीं होता है। अब 12th पास करो, उसके बाद आप कहीं पे जाओ आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आई समवेयर फील कि ये हमें स्लेव बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है rather than becoming a master। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते हमारे एजुकेशन सिस्टम? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सवाल पूछा। आप जैसे नौजवान लोग ये चाहेंगे और ये महसूस करेंगे कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम इररिलेवेंट है, तो चेंज आएगा जरूर। मैंने इसलिए अपने बोलने में भी कहा कि जो दीनदयाल जी ने जिस एजुकेशन की बात कही उसमें 2 बातें मैंने बोला ना, सोशली यूजफुल होना चाहिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी शिक्षा पढ़ाएंगे तब तो उस शिक्षा का कोई रेलेवेंस है ना। समाज से कटी हुई शिक्षा पढ़ाएंगे तो कोई उसका रेलेवेंस नहीं है उसमें से। इसे समूचा पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा, पाठ्यक्रम ही नहीं बदलना, संपूर्ण एजुकेशन का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, एजुकेशन का सिस्टम बदलना पड़ेगा। अपने देश में बहुत सारे शिक्षा के आयोग बने हैं, तमाम शिक्षा के आयोग ने वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को अपने देश की विचारों के और अपने देश की आवश्यकताओं के प्रतिकूल बताया है, अनुकूल नहीं बताया, ऐसा शब्द नहीं बोला मैंने, प्रतिकूल बताया। तो तमाम शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कोठारी आयोग से लेकर यशपाल कमेटी, सब ने, राममूर्ति कमेटी, सब ने ये कहा। पर अपने देश का दुर्भाग्य ये है, अनेक कारणों से वो एक वातावरण नहीं बदल रहा चेंज का। अगर किसी ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का प्रयत्न किया तो कुछ लोग खड़े हो जाए, साहब ये तो भगवाकरण हो रहा है। अरे भगवाकरण नहीं होगा तो लालकरण होगा क्या? भगवाकरण नहीं होगा, भगवाकरण तो भारतीय संस्कृति का, तो बदलना पड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बदलना पड़ेगा है? और आप जिस समय पर एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स आएंगे, हमारी इच्छा है कि आप लोग जैसे लोग एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स आए तो निश्चित रूप से बदलेगा। I request Professor Amit Dholakia for give the thanks. Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, the outstanding scholar that he is, Professor Bajranglal Gupta ji, Professor Rajveer Sharma ji, Professor G.C. Maheshwari, and Dr. Ramanath Pandey. It's indeed my great privilege to be invited to propose the vote of thanks for the morning session. It was indeed a delight to listen to all the 3 great scholars who presented their views on integral humanism and Pandit Deendayal Upadhyay, beginning with Professor G.C. Maheshwari, then Professor Rajveer Sharma, and in the form of a grand finale, the very erudite and a very practical, relevant, down-to-earth kind of a discourse that Sri Bajranglal ji delivered to us today.
So on behalf of the MS University of Baroda and on behalf of the organizers of this seminar, I convey my very deep sense of gratitude to all three of you for enlightening us with new insight, giving us new interpretations, giving us new pathways to move ahead in the area of our economic development, social development, political reforms, and most importantly, how to moralize our social life, political life, how to bring about the qualitative changes in our education system, and so on. I am sure this new discourse which has started would stir up the necessary ideological adaptations, the necessary ideological transformations in our society. Ideologies need to evolve and adapt. And even integral humanism needs to be adapted to the contemporary realities, contemporary times, contemporary issues. And not only integral humanism, but the entire Indian paradigm of looking at the world, looking at the society, addressing the issues requires to be brought in alignment with the contemporary issues, realities, challenges, potential, and what lies ahead in the coming decades. So this particular session, the morning session, really contributed a lot to the urgent scholarly imperative of bringing about a new paradigmatic change in looking at the world and fashioning up an Indian way of understanding, interpreting, and also transforming the world around us, the society, the nation, and the entire universe that we exist in. So I convey my very sincere thanks to all the panelists for their very erudite remarks and look forward to the publication of this particular set of lectures, not only publication, but as Honorable Vice Chancellor has suggested, even the broadcast of these lectures through the electronic and digital medium. And once again, I thank each one of you also for remaining present today and honoring our invitation. Thank you very much. Excuse me, each one of you is invited to join for lunch in the... So after lunch session, once again I welcome to all. Now our next session, that is the third session. And in this session, we have 3 papers. One is on practicing integral humanism on the basis of ancient thought. Ancient thought, he has taken Dr. Ajay Jha, who is the associate professor in Delhi University in Department of Sanskrit. And ancient thoughts he has covered from the Vedic science and Upanishadic text. So I request Dr. Ajay Jha to come on the dais, and then our next speaker is Dr. Ankur Saxena. His topic is transforming social work through integral humanism. So I also request him to come on the dais. Then third paper is mine. That is the learning. No. So learning principles of integral humanism from ancient science. But I will take my liberty, with permission to all of you, that if I will get time, then I will do other
come on the concluding remarks. So now I request Professor Rajvi Sharma ji to chair the session, and I also request Professor Maheshwari ji to come on the dais. Come. Come. इसी को तो संबर बोलते हैं और व्रत बोलते हैं.